नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी। दोस्तों सामान्य हिंदी से आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा पहला। और आज से ही दोस्तों हम सामान्य हिंदी देख रहे हैं और इसमें मॉक टेस्ट दोस्तों हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी से दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का आपने सिलेबस देखा होगा। तो सामान्य हिंदी दोस्तों यहाँ से 20 नंबर की आपको पूछी जाएगी। ठीक है, इस 20 नंबर में दोस्तों आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपने नोट करने हैं सारे। आपने सिलेबस देखा होगा, जैसे आपका दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, पर्यायवाची देखने हैं शब्द। ठीक है, और पर्यायवाची के बाद विलोम शब्द हो गया। ठीक है, पर्यायवाची विलोम और तत्सम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द। साथ ही साथ दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उपसर्ग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाएगी आपको, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा समास से। ठीक है, समास। ठीक है, समास हो गया, संधि होगी। ठीक है, समास, संधि, समास विग्रह और संधि विच्छेद। साथ ही साथ मुहावरे। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये टॉपिक रहेंगे दोस्तों। यहाँ से आपके जो है 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा आपको। ये सारे टॉपिक आपको जो है याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से पूछा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम जो मॉक टेस्ट देखेंगे उसमें दोस्तों हम इन सभी टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है हिंदी का दोस्तों आपका जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, सामान्य हिंदी का पहला मॉक टेस्ट रहेगा आज का। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर? तो हिंदी भाषा दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा आंसर। साथ ही साथ दोस्तों बात करें गुरुमुखी की, तो कौन सी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखेंगे पंजाबी। ठीक है, पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, और अंग्रेजी को लिखा जाता है रोमन में। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, और अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 2 का राइट आंसर रहेगा राजभाषा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये राइट रहेगा। हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा में रखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं आर्टिकल जो है 343। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आपका 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 343। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों, क्या रहेगा? देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? अभी बताया मैंने ऊपर आपको, 343 से 351 तक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपको अनुच्छेद पूछा जाता है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका रहेगा 343 से लेके 351 तक। ठीक है,
तो बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें, ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद का, यानी कि राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो याद रखेंगे 343 से लेके 351 तक है। बात करें दोस्तों भाग 17 की, तो भाग 17 में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था हिंदी की मैंने बहुत सारी क्लासेज जो है दोस्तों उसमें प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए भाग 17 क्या है, भाग 17 में दोस्तों हिंदी का हमें जिक्र मिलता है। ठीक है, हिंदी का हमें जो दोस्तों जिक्र मिलता है, ठीक है, भाग 17 में। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 8 में दोस्तों क्या है, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाएं वर्णित है। ठीक है, 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं इसमें वर्णित हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे तीनों फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी भाषा यानी कि जो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों की अगर बात करें तो प्रावधान आपके कहाँ हैं, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हैं। भाग 17 में दोस्तों हिंदी का हमें जिक्र मिलता है और अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाएं वर्णित है अनुसूची 8। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, समास, प्रत्यय, संधि या फिर उपसर्ग। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसको बोलते हैं संधि। ठीक है, तो यहां से एक फैक्ट आप याद रखेंगे, देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, अगर यहां से आपको पूछा जाता है दो शब्दों, ठीक है, दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं समास। ठीक है, ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनती है, और दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गमन शब्द को विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक शब्द दिया है गमन शब्द। ठीक है, इस गमन शब्द को विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन देखिए उप, आ, प्रति, अनु। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, गमन शब्द को विलोम बनाने के लिए दोस्तों किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर रहेगा आ उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आप जानते हैं सभी, ठीक है, ये शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गमन का मतलब क्या होता है, गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, गमन का मतलब क्या होता है, जाना होता है, तो इसका विलोम बनाएंगे तो जाना का विलोम क्या होगा, आना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको दोस्तों, तो गमन का शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो आपको बताना है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए जठरानल, दावानल, बड़वानल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर रहेगा दावानल। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। और साथ ही साथ आपने याद रखना है पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठरानल। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों पानी में या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, पानी या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वानल। ठीक है, तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने पूछे जाते हैं, जठरानल, दावानल और बड़वानल। तीनों याद रखेंगे, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं,
ठीक है। पेट में लगने वाली आग को जठरानल बोलते हैं और पानी या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वानल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जिसमें आपके पर्यायवाची भी दिखेंगे आपको, उपसर्ग, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको इसमें मिलेंगी। देखिए, पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या फिर आराम से विचार करना। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर, पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा, काम निकलने के बाद सोचना। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन देखिए, दान करने में विलंब ना करें, दान करने के लिए विचार विमर्श ना करें, जो कार्य करना हो उसे तुरंत करना चाहिए, या फिर दान के लिए अपनी आय न देखें। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, तुरंत दान महाकल्याण का अर्थ होगा दोस्तों लोकोक्ति का, जो कार्य करना हो उसे तुरंत करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहां पर दोस्तों 4 वाक्य दिए हैं आपको, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है ये आपने चुनना है। ऑप्शन देखिए, मैं गाने की मेहनत कर रहा हूं, गलत है। ठीक है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, कसरत शरीर की जाती है दोस्तों, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, और डी देखिए, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों। ठीक है, सी इसका राइट रहेगा 9 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द। ठीक है, आपने क्या बताना है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन देखिए, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, या फिर अजात शत्रु। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजात शत्रु। तो डी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, बात करें शत्रुहीन, ठीक है, तो शत्रुहीन क्या होगा, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, अशत्रु का मतलब होगा यहाँ पर, यानी कि अ मीन्स नहीं, शत्रु में जिसका शत्रु नहीं कोई, तो ठीक है, और शत्रु नहीं यानी कि मित्र हो गया आपका, और साथ ही साथ निशत्रु यानी कि शत्रु से रहित व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अजात शत्रु। ठीक है, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री या माँ के लिए एक शब्द। आपने बताना है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ या स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए, वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसु, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वीर प्रसु। याद रखेंगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, वीर प्रसु। ठीक है, बात करें वीरांगना की, तो वीरांगना आप जानते हैं दोस्तों, वीर स्त्री जो पुरुष की तरह योद्धा है उसे हम बोलते हैं वीरांगना। बात करें पुत्रवती, यानी कि आपका पुत्र को जन्म देने वाली। ठीक है, पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। ठीक है, पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, स्त्री या मां। ठीक है, पुत्रवती। उसके बाद देखिए दोस्तों, वीर प्रसु, ये पूछा गया है कई बार, इसको याद रखेंगे आप। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री या मां के लिए एक शब्द क्या होगा, वीर प्रसु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसमें। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन होते हैं ऊष्म व्यंजन 4। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी। ठीक है, सलजम वाला 100, षटकोण वाला 100 और सारस वाला 100।
ठीक है, और इसके साथ हो। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, ठीक है, याद रखेंगे इसको। बाकी दोस्तों बात करें आपका तो थो दो धो, तो तो थो दो धो दोस्तों ये दंत से उच्चारित होते हैं, ठीक है, किससे उच्चारित होते हैं? दंत से उच्चारित होते हैं, ये मैंने बता दिया। ये ऊष्म व्यंजन हो गए 4। टो ठो डो ढो ये क्या हो गया आपके? ये मूर्धन्य हो गए, मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चौ छो जो झो, तो ये दोस्तों तालव्य से उच्चारित होते हैं, ठीक है, तालव्य से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों कमल के समान नयन में समास पूछा गया है दोस्तों। तो इजी है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है। कमल के समान नयन, यानी कि यहाँ पर नयन का मतलब क्या हो गया? आँख, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना की गई है दोस्तों, आँख की तुलना किससे की गई है? कमल से तुलना की गई है। तो जहाँ पर तुलना होती है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या होगा, ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अवमूल्यन, रोपण, संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन का अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करना, ठीक है, खत्म करना। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा रोपण, ठीक है, क्या होगा? रोपण, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों 14 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 दिए हैं शब्द, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने चुनना है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। पहला देखिए कवियत्री, तदोपरांत पूजनी या अंत्याक्षरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 15 का? 15 का राइट आंसर किसकी शुद्ध है दोस्तों वर्तनी बताइए? कवियत्री ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तदोपरांत ऐसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पूजनी भी नहीं लिखा जाता है ऐसे। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? अंत्याक्षरी। ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका अंत्याक्षरी, ठीक है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री लिखा जाता है कवयित्री, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तदोपरांत ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, तदुपरांत लिखा जाता है तदुपरांत, ठीक है, तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तदुपरांत का मतलब क्या होता है? उसके पीछे या उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूजनी नहीं लिखा जाता है, बहुत से लोग देखा होगा आपने ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है? अशुद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। इसका शुद्ध रूप होता है पूजनी, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप है इसका पूजनी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो तीनों ये गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, आपका मॉक टेस्ट पहला है आज, ठीक है। और कैसा लगा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट? जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।